नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके 5 लोन हो चुके हैं और 5 लोन की आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं या फिर 5 से ज़्यादा लोन हो चुके हैं, लाइक आपका 30 के इनकम है और उसका डबल आपका महीने का ईएमआई हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और इसके साथ-साथ जो भी आपके इश्यू है, जो भी आपके मन में सवाल है, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एंड ये मल्टीपल लोन के लिए वीडियो रहने वाला है। आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा और आपको क्या-क्या इश्यू आ सकते हैं, कौन-सी स्टेज में कितनी ईएमआई डिफ़ॉल्ट पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये ऑल जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल के ऊपर आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलता रहेगा जो आपको फ्यूचर में किसी भी फाइनेंशियल इशू को रिसॉल्व कर सकता है। अब बात करते हैं 5 लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट होने पर क्या करें और सही डेब्ट प्लान आपके लिए क्या रहना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी पूरी डेब्ट पोजीशन समझनी है। ध्यान रखें जितने भी आपके डेब्ट हैं, आपका जो डेब्ट है कि सबसे पहले जो आपका आपने बोरो किया हुआ है, कितने आपके लोन चले हुए हैं, जो सबसे पहले आपको जानना और आपको समझना बेहद ज़रूरी है। किस लेंडर से आपका लोन है, किस एप्लीकेशन से आपका लोन है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका कितना है, ईएमआई आपकी कितनी है, कितनी ईएमआई अभी पेंडिंग है और कितने दिन से पेमेंट ओवरड्यू है। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टोटल लोन, टोटल ईएमआई, आउटस्टैंडिंग और ओवरड्यू टेन्योर, ये ज़रूरी है। जब टोटल ईएमआई इनकम से ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? लाइक आपका 35,000 रुपए महीने का इनकम है और टोटल ईएमआई आपकी 60,000 रुपए हो चुकी है। ये सिचुएशन रियलिस्टिक एक्सप्लेन करें कि आपको एक जो लोन है किस तरीके से आपको क्लोज़ करना है। अब आप इसको रीपेमेंट तो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका 60,000 रुपए ईएमआई का बर्डन जा रहा है। आपका इनकम का पूरा भाग इसमें जा रहा है। जब भी आपका नया इनकम जनरेट हुआ होगा, उस समय पर आपको लगता होगा नहीं 35,000 रुपए महीने का काफ़ी अच्छा है। बट जैसे-जैसे आपकी ज़रूरतें और दैनिकचर्या बढ़ती गई, आप लोन पे लोन लेते गए और अब इस स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आपको 35,000 रुपीज़ महीने का बहुत कम लगता है क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपका इश्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। परंतु आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ईएमआई का बर्डन है, आपको इसको कम करने की कोशिश करनी है। आपके लिए क्या बेस्ट प्लान रहेगा? अब कौन-सा लोन पहले आपको हैंडल करना है? अगर आपका सिक्योर लोन चला हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपको मैनेज करना है, उसकी ईएमआई को कंटिन्यू पे करने की कोशिश करनी है। अनसिक्योर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या एनबीएफसी लोन ऐप अगर आपके चले हुए हैं, तो ये बेटर है कि आप इसके लिए एक सेटलमेंट के लिए या फिर रिस्ट्रक्चर के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो आपके लिए बेटर रहेगी। सभी लोन को एक जैसा मानकर डिसीज़न लेना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो आपके सिक्योर लोन है उसको आप कंटिन्यू करें, अनसिक्योर डेब्ट को आप एक चार्ट बना दीजिएगा। अब ईएमआई मिस होने के बाद कौन-कौन से स्टेज आते हैं। सबसे पहले ईएमआई आपकी मिस होती है, आपको मल्टीपल कॉल आता है, ओवरड्यू जब आपका होता है, कलेक्शन कॉल आपको इतना ज़्यादा आता है कि कभी-कभी आपको 500 कॉल भी पर डे का आ सकता है। इस समय पर आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। आपको आगे चलकर मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगा। अब आपका डिफ़ॉल्ट होता है, अकाउंट स्टेटस आपको चेक करना है अपनी सिविल रिपोर्ट के ऊपर जब भी आपकी ईएमआई मिस होती है और नोटिस आपको मिल रहा है 2 से 3 महीने में जैसे ही आपको डिफ़ॉल्ट हो रहा है या आपको कोई और आपके पास फंड आ रहा है, तो इस समय पर आपको जो छोटे लोन हैं, इनको आपको क्लोज़ करने की कोशिश करनी है और बड़े लोन को आपको रहने देना है। अब रिकवरी कॉल और कलेक्शन एजेंट को आपको कैसे हैंडल करना है? लेंडर एजेंसी को आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है आपको। जिस कंपनी से आपको कॉल आ रहा है, अपने लोन के स्टेटस के बारे में आपको जानना है, अपना आउटस्टैंडिंग डिटेल माँगना है, कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना है एंड अब्यूज़, हरासिंग बिहेवियर को आपको टॉलरेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास डाटा होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले जिस कंपनी से आपको कॉल आता है, उसको आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, उसके बाद आपको आरबीआई में जाकर कंप्लेंट कर देनी है। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिलेगा और हो सकता है आपको 2 से 3 महीने का एक रीपेमेंट प्लान भी मिल सके। अब मल्टीपल लोन में सेटलमेंट कब कंसीडर
किया जा सकता है। यह आपके एक जो प्रॉब्लम रहता है डेब्ट में, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है कि अगर बोरोवर जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप में है और नॉर्मल रीपेमेंट सस्टेन नहीं है, तो लेंडर के साथ सेटलमेंट यानी ओटीएस रिज़ॉल्यूशन ऑप्शन पर डिसीजन हो सकता है। अब आप इसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि सेटलमेंट करने के लिए अलग से कि आप सेटलमेंट में कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। और सेटलमेंट एक गारंटीड नहीं होता है कि सेटलमेंट होगा ही होगा, और सेटलमेंट अमाउंट कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है। यह पॉइंट आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब लाइक आपका अगर लोन कहीं से चला हुआ है, आपके पास उसका 10% अमाउंट है, तो आप कोशिश करोगे कि 10% में या 12% में खत्म हो जाए, परंतु कोई कंपनी चाह रही है कि 40% से कम अमाउंट हम नहीं आएंगे, तो ये एक अलग प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ सेटलमेंट और फुल क्लोजर में एक डिफरेंस होता है। फुल पेमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज पेड होता है। जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी कंपनी से, जब आप एग्रीमेंट करते हैं, लोन लेते हैं कि आप अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आप इतना पेनल्टी, चार्जेस, इंटरेस्ट रेट हर अमाउंट आप देंगे। एंड सेटलमेंट में क्या होता है, नेगोशिएट करते हैं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, अब आप लोन का ईएमआई नहीं दे पाओगे, तो आप पेनल्टी तो आप छोड़िए, परंतु आप लोन का भी कुछ परसेंट अमाउंट ही दोगे, जिसमें आप नेगोशिएट करोगे। अब फुल पेमेंट में क्लोजर एज पर टर्म्स होता है एंड क्रेडिट इम्पैक्ट जनरली डिफरेंट रहता है और यूजुअली क्लियर आउटकम रहता है। सेटलमेंट में टर्म्स डिपेंड ऑन एग्रीमेंट रहता है, सिविल इम्पैक्ट हो सकता है और फ्यूचर क्रेडिट पर असर हो सकता है। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आपको फ्यूचर में इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में सिविल पर क्या असर पड़ता है? अब ये रहता है कि लेट पेमेंट रहता है आपका, ओवरड्यू अमाउंट आपका डिले रहता है, डिफ़ॉल्ट आपका मेंशन रहता है सिविल रिपोर्ट के ऊपर, सेटल करोगे तो सेटल्ड स्टेटस शो होगा, लोन आपका राइट ऑफ स्टेटस में जा सकता है और फ्यूचर बोरोइंग पर आपको पोटेंशियल एक इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है आपको ये। सबसे बड़ी जो 5 गलती आप लोग करते हैं, गलती नंबर 1 सभी कॉल्स इग्नोर करना। गलती आप सेकंड जो करते हैं, नया हाई कॉस्ट लोन लेकर पुराना लोन भरना। गलती जो थर्ड गलती करते हैं आप, बिना वेरीफाई किए रिकवरी पर्सन को पेमेंट करना। गलती 4 बिना पढ़े सेटलमेंट डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना। और नंबर 5 सिर्फ वर्बल प्रॉमिस पर भरोसा करना। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कभी-कभी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके इस तरीके से कहेंगे तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। 5 मिस्टेक आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान रखें आपको। अब पूरा एक मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि जो आपके डेब्ट को रिज़ॉल्व कर सकता है। स्टेप 1 सभी लोन की लिस्ट बनानी है। स्टेप 2 इनकम वर्सेस ईएमआई कैलकुलेट करना है। आप अपनी इनकम का कितना 50% तक आपको एक कैलकुलेशन करनी है और उस अमाउंट को अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट में उसको सेव करके रखना है और फिर बाद में चलकर आपको सेटलमेंट करना है। लाइक अगर आपका 50,000 रुपए का इनकम है तो उसमें से 25,000 रुपए और आपका 1 लाख रुपए महीने का ईएमआई हो चुका है, तो आपको महीने का 25,000 रुपए सेव करना है, जिससे कि आप आगे चलकर 6 से 7 महीने, 8 और 10 महीने में आपके पास 25,000 रुपए जोड़कर आपके पास सेटलमेंट करने के लिए अमाउंट हो जाएगा। स्टेप 3 में आउटस्टैंडिंग वेरीफाई करना है, ये आप बाद में चलकर कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ लेंडर से आपको कम्युनिकेशन रखना है। जो भी आपका लेंडर रहता है, आपने मान लीजिए किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है एनबीएफसी से, तो आपके लेंडर की डिटेल होगी। स्टेप 5 में अवेलेबल रीपेमेंट रिज़ॉल्यूशन ऑप्शन। आपके पास रीपेमेंट करने के लिए क्या-क्या ऑप्शन है, रिज़ॉल्व करने के लिए। स्टेप 6 में आपको सेटलमेंट ओटीएस एप्लीकेबल हो तो रिटर्न टर्म्स आपको देखनी है। ऑफर लेटर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्टेप 7 में पेमेंट प्रूफ प्लस क्लोजर डॉक्यूमेंट आपको रखना है और स्टेप 8 में आपको सिविल रिपोर्ट और अपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको मॉनिटर करना है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। और अगर आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार है, लेकिन 4 से 5 लोन की टोटल ईएमआई 50 से 60 हज़ार हो चुकी है और अब ईएमआई भरना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती पैनिक करना या एक नया लोन लेकर दूसरा लोन भरना है। आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट की पूरी सिचुएशन और डेब्ट रिज़ॉल्यूशन की प्रैक्टिकल ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ। जो भी आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही थी, टोटल लोन का आपका एंड जो आपका ईएमआई पेंडिंग रहता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन फ्री होकर रहना है। और इसके साथ-साथ आपका जब भी पहला ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, तो सबसे पहले आप अपने लेंडर से, जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, उनसे कम्युनिकेट कीजिएगा। आपको
सेकंड स्टेप में उसके साथ-साथ एक एप्लीकेशन नोट करके आपको सेंड करना है। और अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है, मल्टीपल हो या फिर सिंगल हो, तो आपको अपने किसी भी नियर बाय एडवोकेट से या फिर आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रायर नोटिस भेजना होता है। ये भी आपके फ़ायदे के लिए रहता है, जिससे आपको कोई भी लीगल इश्यू क्रिएट ना हो फ्यूचर में। एंड इसके साथ-साथ जब आपका 2 से 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाता है और आपका केस एनपीए के स्टेज में चला जाता है, उस समय पर जब आपको डिमांड और रिकॉल नोटिस मिलते हैं, उस समय पर आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसके लिए भी आपको एक एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है और ये भी आपको फुली सपोर्ट रहता है, हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम आपसे संपर्क कर लेगी। एंड इसके साथ-साथ आपको हरासमेंट होती है, आपको कभी-कभी कलेक्शन जो एजेंट रहते हैं ये टॉर्चर करते हैं, तो इसमें भी आपको एक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस और डायरेक्शन की ज़रूरत रहती है, ये भी बेहद ज़रूरी होता है। सभी के डेब्ट में अलग-अलग टर्म एंड कंडीशन होती है एंड ये मैंडेटरी रहता है। अब इसके साथ-साथ कभी-कभी आपका जो डेब्ट रहता है, उसमें आपका कोर्ट का केस फाइल कर दिया जाता है, जिसमें आप टेंशन में लेकर अपना काफ़ी समय व्यर्थ करते हैं 2 से 4 महीने तक। ये आपको बिल्कुल भी अपना खराब नहीं करना है, आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ बाहर निकलना है और अपने पैसे की भी बचत करनी है। आपका लोन का अमाउंट 10 लाख रुपए है या फिर 10 करोड़ रुपए है, अगर सही तरीके से आप मैनेज करते हैं, तो जल्दी से आप बाहर भी निकल सकते हैं। अब इसके साथ रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एंड पॉइंट, आपका कोर्ट केस चलता है, अगर कोई भी लीगल प्रोसेस होता है एंड इसके बाद अगर आप सेटलमेंट करते हैं या लोन को क्लोज करते हैं, तो उस समय पर भी आपको एक आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आप आसानी से कम टाइम में, कम पैसों में आप बाहर निकल सको, क्योंकि आपका पहले ही फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, तो आपके पास फंड का वैसे भी इशू ही रहता है। एंड आपका सेटलमेंट स्ट्रैटेजी कि आपको सेटलमेंट कितने परसेंट में, कितने प्रतिशत में, और क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का, एनबीएफसी लोन का कैसे-कैसे सेटलमेंट करना है, किस एनबीएफसी से कब और कितने समय में होता है, ये ऑल आपको एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अपने डेब्ट के हिसाब से होना बेहद ज़रूरी है। ये पूरा प्रोसेस और इसके साथ-साथ जब एंड में आप अपने लोन को क्लोज़ करते हैं या फिर सेटलमेंट करते हैं, उस समय पर आपका जो क्रेडिट हेल्थ रहता है, इसको भी एक सही बनाना या फिर सही एक रिस्ट्रक्चर करना मैंडेटरी रहता है, जो आपको फ्यूचर में कोई भी आपको अनसिक्योर डेब्ट या सिक्योर डेब्ट में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जिससे कि आप सही स्ट्रैटेजी के साथ जल्दी से जल्दी आप डेब्ट फ्री हो सके और आराम से आप अपना जीवन व्यापन कर सके। तो ये वीडियो आज का यहीं पर ही समाप्त होता है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, वैल्यूएबल लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलती है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।